हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज का टॉपिक है क्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु ऑल आर एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ ही कई और टॉपिक्स हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यू विल एंजॉय देम। लेट्स स्टार्ट। अब समझिए, पहली बात, ये कहाँ दिया है? बेरक में, ठीक है। और बेरक में इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है? क्या एक इंसान एक से ज्यादा बार भी इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है? आंसर इज यस। बाकी कंट्रीज में क्या रूल्स हैं? यूएसए में एक इंसान 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मगर इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। सो व्हाट ऑल आर द कंडीशंस? मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा सो दैट आई कैन एक्सप्लेन बेटर। ठीक है जी, ये देखिए, ये क्वालिफिकेशंस और टर्म्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं बेरक में से आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 56। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, समझ में आए। सबसे पहली चीज, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है समझिए। व्हाट इज द टर्म? टर्म क्या होता है? कितने समय के लिए एक इंसान जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तो टेन्योर क्या हो गया? मैक्सिमम टेन्योर हो गया 5 साल। ये कहां से काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, यानी फ्रॉम द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। और अगर उसको इन बिटवीन रिजाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर वो किसको एड्रेस करेगा? टू द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रिजाइन करता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन लेटर देता है किसको? प्रेसिडेंट को। ऐसे ही स्पीकर ऑफ लोकसभा देता है डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर देता है स्पीकर को। ठीक है जी, तो वाइस वर्सा चलता है ये। ओके। और प्रेसिडेंट में फॉर वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब किस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट को इन बिटवीन 5 साल पूरे होने से पहले भी हटाया जा सकता है? अंडर आर्टिकल 61 उसको इम्पीच किया जा सकता है। किस ग्राउंड पर? सिर्फ एक ही ग्राउंड है, और वो है वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट क्या होता है? जब किसी हाई लेवल के फंक्शनरी को, ऑफिशियल को लेजिस्लेचर के द्वारा, जी हाँ, लेजिस्लेचर के द्वारा वोटिंग के द्वारा हटाने का फैसला लिया जाए, ठीक है, रिमूव करने का फैसला लिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस की भी इम्पीचमेंट के प्रावधान भारत के संविधान में है, मगर कहीं पर भी वहां पर इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो हटाया जाता है वहां पर रिमूवल वर्ड यूज हुआ है, पर इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से वो भी एक इम्पीचमेंट ही है, क्योंकि डिसीजन लेजिस्लेचर ले रहा है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। The president shall, notwithstanding expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office। यानी प्रेसिडेंट तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक उसका सक्सेसर आ नहीं जाता। ठीक है, अगर किसी कारण से, ठीक है, लेट हो गया है इलेक्शन या कुछ और कारण ऐसा हो गया, तो टिल द सक्सेसर जॉइन्स ही विल कंटिन्यू। ओके। और अगर अगर एनी रेजिग्नेशन अड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट, मैं अड्रेस वर्ड यूज किया था अभी, द रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, जैसे ही प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देगा तो शेल, यानी वाइस प्रेसिडेंट को ये काम करना पड़ेगा। शेल जहां आ जाए यहाँ मैंडेटरी है, शेल मतलब मैंडेटरी। फोर्थ विद का मतलब है विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम, यानी जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट the fact of such resignation to the speaker of the लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा एक ही बात है। यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, ये लोअर हाउस होता है,
लोअर हाउस होता है लोकसभा, ठीक है जी। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को जल्द से जल्दी बताएगा प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे दिया है। The fact of resignation has to come into the knowledge of the Speaker of Lok Sabha as early as possible. फिर eligibility for re-election, क्या एक ही आदमी एक से ज्यादा बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? A president who holds or who has held, या तो जो अभी प्रेसिडेंट है या फिर जो पहले प्रेसिडेंट रह चुका है, ठीक है, shall subject to the other provisions of this constitution be eligible for re-election, कि हाँ री-इलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर इस दौरान किसी और कारणवश वो इनएलिजिबल हो गया है तो वो नहीं कर सकता। इसलिए वर्ड्स यूज लिखे हैं सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे वो पागल हो गया है या फिर वो कन्विक्ट हो गया है, ठीक है जी, या फिर उसने अपनी सिटीजनशिप लूज कर दी है। ओके, और क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर कॉन्टेस्ट करना है तो क्या है कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है। पहला, सबसे मेन सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन, यानी कि केवल एक सिटीजन ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। इज माय वॉइस क्लियर? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? आवाज क्लियर है? बीच में कोई इंटरप्शन तो नहीं आई? चलो चलते हैं आगे। नो सर। नेहा ने अभी क्वेश्चन पूछा है कि इम्पीचमेंट के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं वो जरा सा शॉर्ट में मैं स्नेहा को उस क्वेश्चन का आंसर दे दूं। एक बड़े लेवल की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है जी। और वो क्या होती है? वो ये होती है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है जी, एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द हाउस बाय विच द चार्ज वाज इन्वेस्टिगेटेड और कॉज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। समझ में आया? यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं देखा जाता कि कितने लोग उस दिन आए थे, टोटल कितनी स्ट्रेंथ है उसका 2/3, ये अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी चाहिए इम्पीचमेंट करने के लिए अगर प्रेसिडेंट को हटाना है। ओके, और आगे चलते हैं हम, ठीक है जी। ये अब क्वालिफिकेशंस क्या हैं? पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 35 इयर्स की एज हो, और लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जितनी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए वो सारी होनी चाहिए। प्लस एक और भी बात है, और वो क्या है? ही मस्ट नॉट बी अ होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हरगिज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन जो बंदा कॉन्टेस्ट कर रहा है वो होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। अब क्या होता है होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? इसका मतलब है सरकारी नौकरी। A person shall not be eligible for election as president if he holds any office of profit under government of India or government of any state or any local authority or other authority subject to the control of the said governments। यानी किसी भी लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड। अब किस किस को होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे हालांकि वो तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से? वो कौन है? सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन या फिर गवर्नर ऑफ एनी स्टेट और इज अ मिनिस्टर either of center or of any state। For the purpose of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is। समझ में आया? क्योंकि वो ये है इसकी वजह से उसको होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाए। क्लियर? अब यहाँ 3 सितारे हैं, इसका क्या मतलब है इसको देखते हैं हम। ये देखिए, ये the words राज प्रमुख और उपराज प्रमुख omitted by the Constitution 7th Amendment Act 1956, ठीक है,
जब हमने कई राज्यों को, कई रजवाड़ों को भारत में सम्मिलित किया, मिला लिया, तब इस प्रकार के कुछ पोस्ट क्रिएट की गई थी, राज प्रमुख या उपराज प्रमुख। ये गवर्नर जैसी पोस्ट थी, पर इनको 7th अमेंडमेंट द्वारा खत्म कर दिया गया था, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये वर्ड्स नहीं है। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। फिर आता है इसकी कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ये हम बाद में करेंगे, पहले डिटेल करते हैं अभी जो किया उसका। ठीक है, हम कर चुके हैं इन टॉपिक्स को, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बना लूंगा मैं अब यहाँ। क्लियर? देखो, ये मैंने बता दिया, प्रेसिडेंट एक से ज्यादा बार प्रेसिडेंट बन सकता है। कोई आज तक एक से ज्यादा बार प्रेसिडेंट बना है? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। डॉक्टर राजेंद्र, उनको राजेंद्र बाबू भी कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 की एज चाहिए। लोकसभा, याद रहे, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस हैं, बस वहां पर एक फर्क है, ये थर्ड पॉइंट में वहां पर लोकसभा की बजाय वर्ड लिखा है राज्यसभा, कि राज्यसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के जितनी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी इस इंसान में भी फुलफिल होनी चाहिए। क्यों? वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर? फिर ही मस्ट नॉट बी होल्डर ऑफ एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और किस किस को होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा? सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, एनी मिनिस्टर इधर ऑफ सेंटर और ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, गवर्नर, एनी गवर्नर, ठीक है जी, इन सबको होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें, ये देखिए, जिस इंसान को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, ठीक है, तो वो जो नॉमिनेशन फाइल करेगा, ठीक है, इट मस्ट बी सब्सक्राइब, यानी इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स, 50 electors as proposers and 50 electors as seconders, as secondary proposers। ठीक है, मोर ओवर उस कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होगा 15,000 रुपए का इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर 1/6 ऑफ वोट्स उसको नहीं मिलती है तो उसको फोरफिट यानी जब्त कर लिया जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। 1997 से पहले तक प्रोपोजर्स और सेकेंडर्स का नंबर था सिर्फ 10, कि 10 प्रोपोजर चाहिए थे और 10 सेकेंडर्स चाहिए थे, मगर मगर इसको चेंज कर दिया गया और अब क्या हो गया है, अब चाहिए 50 प्रोपोजर्स एंड 50 सेकेंडरी प्रोपोजर्स यानी सेकेंडर्स। ठीक है, जिसे सेकेंडर्स वर्ड यूज किया था, ये वर्ड है सेकेंडर्स। क्लियर? और पहले 15,000 की बजाय सिर्फ 2,500 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता था, पर अब अमाउंट को बढ़ाकर 1997 में ये अमाउंट बढ़ाकर क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया 15,000। क्यों किया गया? ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को आउस्ट किया जा सके, उनको डिस्करेज किया जाए फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब 100 आदमी चाहिए, 50+50, और वो भी वो कौन होने चाहिए? या तो वो लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर हो, या राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर हो, या कोई इलेक्टेड एमएलए हो। समझ में आया? यानी 100 सच, ठीक है, इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स या इलेक्टेड एमएलए होना चाहिए, तभी आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इतनी बड़ी अप्रोच आपकी होनी चाहिए, इतने बड़े लोग, इतने ज्यादा लोग आपके सपोर्ट में होने चाहिए। चलें आगे। अब शपथ कौन दिलवाएगा? ठीक है, और शपथ में क्या कहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब ये अगला टॉपिक आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट पर पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए, ओथ। ओथ का जो टॉपिक है वो कहाँ दिया गया है? वो दिया गया है आर्टिकल 6060 में, कि कौन शपथ दिलवाएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। और क्या कहा जाएगा? ये कुछ अल्फाज हैं, शब्द हैं जो कहे जाएंगे।
every president and every person acting as president or discharging the functions of the president shall. अब ये क्या मतलब निकला? Discharging the functions of the president. प्रेसिडेंट की एब्सेंस में vice president will act as president, but before that he would have to enter into this oath. शपथ लेनी होगी, ठीक है। और कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस खुद प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है और फिर उसे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो शपथ दिलवाता है। Before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or in his absence, the senior judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form. और क्या वर्ड्स बोलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आई, यहाँ पर उसका नेम होगा, जैसे रामनाथ कोविंद, ठीक है, डू। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस दी गई हैं, स्वीयर इन द नेम ऑफ गॉड या सोलमली अफर्म। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे तो वो ये बोले आई रामनाथ कोविंद डू स्वीयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट, या फिर वो ये बोले आई रामनाथ कोविंद डू सॉlemnly affirm दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है वो आपको एक फंडामेंटल राइट कॉन्फर करता है। किस चीज का? फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन, धर्म। धर्म में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या है इसको, वो है आप ईश्वर में विश्वास रखें ना रखें या किसी भी रूप में रखें, ठीक है, ये आपका पर्सनल एक फैसला है एंड यू आर फ्री, दिस योर फंडामेंटल राइट टू टेक डिसीजन। एक लेडी भगवान श्री कृष्ण की राधा की गोपी की माँ या किसी भी रूप में अपने, या मीरा किसी भी रूप में ले सकती है, उसका राइट बनता है। समझ में आया? और अगर कोई कहे मैं ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखता, आई एम एन अथीस्ट, तो ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है एज अ फंडामेंटल राइट that I will faithfully execute the office of president or discharge the functions of the president as the case may be. मैंने अभी बताया vice president can also act as president of India in case of contingencies and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. Clear? कि मैं लोगों की भलाई के बारे में सोचूंगा, यहाँ के कानून और यहाँ के सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिफेंड करूंगा। क्लियर? अब हम चलते हैं इसकी डिटेल्स में, ठीक है जी। बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट को शपथ लेनी होगी, ठीक है, और वो ये सब बातें कहेगा, ठीक है। आई होप माई वॉइस इज क्लियर। कोई इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा तो नहीं कोई आवाज कट रही हो मेरी? प्लीज बताइए मुझे। No, sir. Faithfully execute the office, preserve, protect and defend the constitution and other laws, and devote himself, ठीक है, for the well-being of the people of India. Okay? Thanks नेहा, आपने मुझे जवाब दिया। और आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक मिनट एक तो टेबल दिखाऊंगा और टेबल के बाद में इस पॉइंट को पहले कवर करूंगा कि ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है, who administers, ये वर्ड ध्यान रखना, who administers the oath to the president? Answer is चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शपथ दिलवाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। और अगर कोई इंसान भी, कोई ऐसा इंसान जो कि इज डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट जैसे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, तो उसको भी इसी तरह से सिमिलर तरीके से शपथ लेनी होगी। ओके, चलें आगे। ये देखिए, अब मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहूंगा आज तक के कौन कौन से राष्ट्रपति बने हैं। पहला रामनाथ कोविंद, ये है प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको इलेक्शंस में इन्होंने डिफीट किया? मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार वॉज अर्लियर स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। बाबू जगजीवन राम की बेटी है, ठीक है, लेडी स्पीकर रही है, ठीक है जी। और रामनाथ कोविंद वन, ही वाज द बीजेपी कैंडिडेट, अर्लियर ही वाज गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है।
इनसे पहले थे कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर प्रणब मुखर्जी, ठीक है। फर्स्ट politician to become a president was Pranab Mukherjee. Earlier, he was also the finance minister of India. कांग्रेस कैंडिडेट थे। इन्होंने किसको इलेक्शंस में डिफीट किया था? पी ए सांगमा को। पी ए सांगमा जी के सपोर्टर्स ने प्रणब मुखर्जी पर आरोप भी लगाए थे कि ये उस समय जब इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तब होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट थे। वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ सीट्स ऐसी थी जो एक्स ऑफिशियो ये उसके हेड थे, ठीक है। बट द केस वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ प्रणब मुखर्जी। इनसे पहले थी मैडम प्रतिभा पाटिल, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इन्होंने किसको डिफीट किया था इलेक्शंस में? भैरव सिंह शेखावत को, ठीक है। देन द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, आल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और किसको डिफीट किया इन्होंने? लक्ष्मी सहगल को, ठीक है, इंटरनेशनल आर्मी से जिनका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। उससे पहले के आर नारायणन, द फर्स्ट दलित टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये थे साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रणब मुखर्जी के बारे में बता के हटा हूँ, फर्स्ट पॉलिटिशियन टू बी द प्रेसिडेंट, ठीक है। और आगे चलते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, इन्होंने किसको डिफीट किया था? जॉर्ज स्वेल को। और के आर नारायणन ने किसको डिफीट किया था इलेक्शंस में? टीएन सेशन। टीएन सेशन वाज अर्लियर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड ही बिकेम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज वेल। क्लियर? तो बहुत ही, जैसे कहते हैं, टीएन सेशन वाज अ वेरी मच इन न्यूज व्हेन ही वाज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देन आर वेंकटरमन, उससे पहले ज्ञानी जैल सिंह। और ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये वही हैं जो जैसिका लाल हत्याकांड में जो मेन एक्यूज था, ठीक है, मनु शर्मा, उसके नाना जी, ठीक है जी। ही वाज अ कांग्रेस लीडर, ओके। देन ज्ञानी जैल सिंह, द फर्स्ट सिख टू बिकम अ प्रेसिडेंट। और इनका जो समय था, ठीक है, जितने जो उनका काल था, जो वो समय था जिसमें वो प्रेसिडेंट थे, उसी समय में दिल्ली सिख रॉयट्स हुए थे। असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी इन्हीं के समय में हुई थी, जिसकी वजह से इनका पॉलिटिकल करियर बैडली इफेक्ट हुआ था, ठीक है। इनसे पहले नीलम संजीवा रेड्डी, बहुत लोग इनको समझ लेते हैं फीमेल, बट ही इज अ मेल, ठीक है। अनअपोज्ड, पहली बार कोई इंसान जो अनअपोज्ड बन गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो थे ये नीलम संजीवा रेड्डी। और इससे पहले कौन? फखरुद्दीन अली अहमद, एक बहुत ही ज्यादा विवादित प्रेसिडेंट अगर कोई रहे हैं तो वो ये रहे हैं, ठीक है। क्यों? इनके समय में 21 महीनों की नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। और कहा यह जाता है इनकी मर्जी के खिलाफ ये इमरजेंसी लगी थी। उससे पहले वीवी गिरी, वेंकटागिरी वेंकटागिरी वराहागिरी वराहा वेंकटागिरी वराहागिरी, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है जी। उससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, the first Muslim to become the president of India। और एक और क्वेश्चन पर आता है, the first president to die in office। अब ये वर्ड्स जो हैं, the first president to die in office, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी फाइल पर को पढ़ते पढ़ते इनकी डेथ हो गई। इनका मतलब है अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही जिनकी डेथ हुई वो ये है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उससे पहले डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ये कौन है? द फर्स्ट टीचर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसीलिए इनके बर्थडे को यानी 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज टीचर्स डे। देन पहले 2 बार सक्सेसिवली एक ही इंसान 2 बार प्रेसिडेंट बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन पर क्या क्वेश्चन आता है
The first person to become president of India twice was this man. फिर के.टी. शाह को जो इन्होंने इलेक्शन में हराया था, के.टी. शाह के ये वर्ड्स हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी is a check payable at the convenience of bank, यानी जब बैंक के पास पैसा होगा तब काम करें, यानी कि सरकार के पास, यानी भारत सरकार डीपीएसपी को इंप्लीमेंट तो करना चाहती है पर फंड्स नहीं है, तो जब फंड्स होंगे तब इंप्लीमेंट कर देंगे। ये किसके वर्ड्स थे? के.टी. शाह के। ठीक है जी, तो ये कुछ मेन नाम मैंने आपको बताए हैं, ओके, जिस पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये सब मैं करवा चुका हूँ, अब मुझे यहाँ आना चाहिए कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। देखिए ये बड़ा टॉपिक है, मुझे लग रहा है ये कल पर छोड़ देना चाहिए हमें। आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन यू हैव, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप?